मेरे YouTube चैनल यूपी न्यू स्टडी पे आप लोगों का स्वागत है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे YouTube चैनल यूपी न्यू स्टडी पर। तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछली क्लास में आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र के बारे में बता दिया था। वैद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा किए थे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश के चारों तरफ का हुआ क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखे, वैद्युत क्षेत्र का होता है। यानी जैसे क्या हमारा जो क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है, कुछ दूरी तक क्षेत्र, यानी किसी आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है इसमें किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखे, ये वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हम आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिए थे। फिर क्या बताए थे, दूसरी टॉपिक बताते हैं, तीव्रता बताए थे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में हमने चर्चा किया था पिछली क्लास में। क्या किए थे, बताए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q नॉट बताए थे, जहां Q नॉट कहा था, क्या था, धन परीक्षण आवेश था। हमने आप लोगों को धन परीक्षण आवेश के बारे में बताया था कि धन परीक्षण आवेश ऐसा लतखोर आवेश जिसको अगर 2-4 झापड़ अगर मार दिया जाए, मान लीजिए 2-4 झापड़ मार दिया जाए, तब वो कोई अपने तरफ से एक्शन नहीं लेता। जैसे मान लीजिए धन परीक्षण आवेश क्या होता है, मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मुझे कोई 2-4 झापड़ मार दिया, जब मुझे 2-4 झापड़ मार दिया, मैं कोई एक्शन नहीं लिया, सीधा सीधा शांति से पड़ा हूं, तो मतलब मैं एक्शन नहीं लिया ना। लेकिन जो मारा है तो उसके प्रति, हमको जो मारा है तो मैं वो मारा तो मैं प्रभावित हुआ हूं कि नहीं। तो उसी प्रकार धन परीक्षण आवेश होता है। धन परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जिसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र न के बराबर होता है। धन परीक्षण आवेश का ऐसा आवेश होता है जिसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र न के बराबर होता है, बल्कि यह किसी आवेश के, किसी अन्य आवेश के कारण अपने उस आवेश के कारण अपने बल का अनुभव करता है। क्या करता है, उसके बल का अनुभव करता है। ये धन परीक्षण आवेश होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या बताया था, इसको मान लीजिए एक तो बताए थे, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। हम बताए थे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये हम आप लोगों को बता दिए थे। और क्या बताए थे, ये बताए थे कि अगर इस तरह का परिभाषा है तो दूसरी परिभाषा हम सबसे सरल और सहज बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र के मान को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बताए थे, वैद्युत क्षेत्र के मान को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आप लोगों को बताए थे। ठीक, तो ये पिछली क्लास में आप लोगों की चर्चा कर दिए थे। तो आज एक नई टॉपिक के साथ और आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए नई टॉपिक क्या है आपका। तो मेरे लाला, मेरे मुन्ना, आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए अगला हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है आपका, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। हम आपको वैद्युत क्षेत्र बताएं, ये तो समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं, वैद्युत क्षेत्र बताएं मैंने आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएं कि इसकी तीव्रता कहाँ कम कहाँ ज्यादा है, इसके बारे में बताएं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं वैद्युत बल रेखाओं को। वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी आवेश या आवेश समुदाय को व्यक्त करती है, इस तरह कह सकते हैं। तो एक परिभाषा हम इसका बताते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी आवेश या आवेश समुदाय को व्यक्त करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो हम आप लोगों को इसका वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी आवेश या आवेश समुदाय को व्यक्त करती हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, हम आपको हर परिभाषा, हर हेडिंग का दो परिभाषा बता रहे हैं। आपको जो आसान लगेगा आप याद कर सकते हैं।
ठीक है, दूसरी परिभाषा देखिए हम क्या बताए हैं। किसी आवेश या आवेश या आवेश समुदाय को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। देखिए हम इसके दो परिभाषा बताए हैं। हम हर हेडिंग के आप लोगों को दो दो परिभाषा बताए हैं कि जो आपको आसान लगे आप याद कर सकते हैं। तो देखिए वैद्युत बल रेखाओं की पहली परिभाषा हमने क्या बताया? वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी आवेश या आवेश समुदाय को व्यक्त करती हैं, एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा हम क्या बता रहे हैं? किसी आवेश या आवेश समुदाय को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी किसी आवेश या आवेश समुदाय को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब यहां बात आती है कि वे काल्पनिक रेखाएं और किसी आवेश या आवेश समुदाय क्या होता है? समुदाय, एक शब्द आता है आपका समुदाय। तो कुछ बच्चे समुदाय नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए हम बोल रहे हैं किसी आवेश बोल रहे हैं, इसका मतलब आवेश क्या है? एक आवेश है। क्यों आवेश बोल रहे हैं? मतलब आवेश क्यों है? और कह रहे हैं आवेश समुदाय। क्या आप कह रहे हैं? आवेश समुदाय। यानी आवेश समुदाय का मतलब कि कई आवेश हो। क्या हो? कई आवेश हो। आवेश समुदाय का मतलब कई आवेश हो। जैसे आवेश का मतलब हम मान लीजिए एक आवेश है, तो आवेश और आवेश समुदाय का मतलब जैसे हमारा पूरा परिवार, कई लोग हो, तो हमारा जो क्षेत्र होगा अकेला क्षेत्र मान लीजिए कुछ दूर तक होगा, और हमारे परिवार में अगर कई लोग हैं तो उनका भी कोई क्षेत्र होगा, कुछ दूरी तक क्षेत्र होगा। तो ये आवेश समुदाय हो गए। ठीक, तो बोल रहे हैं आवेश या आवेश समुदाय। तो आवेश का मतलब एक आवेश, आवेश समुदाय मतलब कई आवेश हो। तो इन आवेश या आवेश समुदाय को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखा मतलब जो हमको दिखती नहीं है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? आभास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आभास कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसीलिए कहते हैं किसी आवेश या आवेश समुदाय को प्रदर्शित करने वाली यानी दिखाने वाली काल्पनिक रेखाएं, यानी आभास हो रहा है जो रेखाएं, उसकी संख्या जो होती है वही क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखा कहलाती है। या दूसरे शब्दों में डिफिनेशन हम कहते हैं वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी आवेश या आवेश समुदाय को व्यक्त करती हैं। मतलब कि वे काल्पनिक रेखाएं जो हमको दिखती नहीं है, जो हम आभास कर सकते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी आवेश यानी आवेश एक आवेश हो या कई आवेश, उनकी संख्याओं को व्यक्त करती हैं, जो उनको व्यक्त करती हैं, दिखाती हैं, कल्पना की जा सकती है, वही रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आई? इतना बात आप लोग समझ में आई? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बताते हैं। हो गया नोट? देखिए अगली टॉपिक आती है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब बात आती है वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और कहां समाप्त होती हैं? तो ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं।
देखिए धनावेश से निकलती हैं और कहां पर समाप्त होती हैं, तो ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। आप लोग देखे होंगे मैग्नेट में, यानी किसी चुंबक में। चुंबक में आप लोग क्या देखे हैं, ये कोई चुंबक है, मान लीजिए नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये नॉर्थ है, साउथ है। तो चुंबक का हम देखते हैं कि वैद्युत चुंबकीय जो रेखाएं निकलती हैं किसी चुंबक में, जो चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, ये नॉर्थ से किधर निकलती हैं, साउथ की ओर। नॉर्थ से कहां निकलती हैं, साउथ की ओर। लेकिन यहां पर एक बात, ये नॉर्थ से साउथ ओर निकलती हैं, लेकिन चुंबक के जो भीतर साउथ से किधर जाती हैं, नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ, और चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। लेकिन ये किसमें होता है, मैग्नेट में होता है, चुंबक में होता है, आपके चुंबक में होता है। लेकिन हम यहां पर क्या जानते हैं, यहां पर क्या चर्चा कर रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि ये धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाके समाप्त हो जाती हैं। ये ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं होती है। इन दोनों में अंतर क्या है, ये नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती हैं, परंतु साउथ से नॉर्थ की तरफ चुंबक के भीतर जाती हैं। लेकिन वैद्युत बल रेखा में क्या होता है कि ये धनावेश से निकलती हैं और क्या होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, परंतु इसमें ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं होती है। तो बात समझ में आई आपको। तो देखिए इसका लिख रहे हैं, तो पहला गुण लिखेंगे, पहला गुण लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं रेखाएं धनावेश से, धनावेश से निकलती हैं, निकलती हैं ऋणावेश पर, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक, तो पहला गुण क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और किससे समाप्त हो जाती हैं, तो ऋणावेश पे। देखिए जैसे हम बताएं, अभी बताएं आपको, ये धनावेश है, एक ऋणावेश है, ये क्या होती है, धनावेश से निकलती हैं और क्या हो जाती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। धनावेश से निकलती हैं और कहां पर समाप्त हो जाती हैं, तो ऋणावेश पर। ठीक, तो पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण देखिए क्या होता है, दूसरा गुण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक खुला वक्र बनाती हैं, एक खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, जो चुंबकीय मैग्नेट होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वे खुला वक्र नहीं बनाती हैं, वो बंद पास का वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बंद पास। क्योंकि देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, मान लीजिए ये नॉर्थ से निकलती है चुंबकीय बल रेखाएं और क्या जाती है, साउथ की ओर जाती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर जाती है, जैसे निकलेंगी नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की ओर, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की ओर। लेकिन चुंबक के भीतर कहां, साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। लेकिन ये जब ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं और साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं, इसका मतलब इस तरह क्या करेंगी, एक वक्र बनाएंगी। कैसा वक्र बनाएंगी, तो बंद पास वक्र बनाएंगी। लेकिन हमारे इस वैद्युत बल रेखा में क्या होता है, ये धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं जाती है। इसका मतलब ये इधर से निकलेंगी, यहीं पर समाप्त हो जाएंगी, तो कैसा वक्र बनाएंगी, तो खुला वक्र बनाएंगी। कैसा वक्र बनाएंगी, तो खुला वक्र बनाएंगी। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आई। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। तीसरा गुण देखिए, तीसरा गुण देखिए वैद्युत बल रेखाओं का। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और कहां पर समाप्त होती हैं, तो अनंत पर समाप्त होती है। देखिए कैसे, ये मान लीजिए कोई आवेश क्यू है, वैद्युत बल रेखा क्या हो रही है, धनावेश से निकल रही है। क्या हो रही है, धनावेश से निकल रही है। देखिए ये निकल रही धनावेश से, धनावेश से क्या हो रही है, वैद्युत बल रेखाएं
निकलती हैं और कहां पर समाप्त होती हैं? तो अनंत पर समाप्त होती है। कहां पर होती हैं? तो अनंत पर समाप्त होती है। तो देखिए, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और कहां पर समाप्त होती हैं? तो अनंत पर समाप्त होती हैं। कहां होती हैं? अनंत पर। आप लोग बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कहां से, हम आपको भी बताए हैं कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो तीसरा गुण यही कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और कहां पर समाप्त होती हैं? तो अनंत पर समाप्त होती है। कहां समाप्त होती हैं? तो अनंत पर समाप्त होती है। तो ये बात समझ में आई। तो तीसरा गुण लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, धनावेश से निकलती हैं, कहां समाप्त होती हैं? तो अनंत पर समाप्त होती हैं। अनंत पर समाप्त होती हैं। ठीक, तीसरा गुण हो गया। ये कहां से निकलती हैं? तो धनावेश से निकलती हैं और कहां पर समाप्त होती है? तो अनंत पर समाप्त होती है। तो ये बात समझ गया, 3 गुण हो गए। चौथा गुण देखिए, क्या होती है वैद्युत बल रेखाएं के? चौथा गुण क्या होता है वैद्युत बल रेखाओं के? देखिए, तो देखिए चौथा गुण, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलती हैं तो कहां पर समाप्त होती हैं? तो ऋणावेश पर। अभी हम आपको बताए हैं कि ये धनावेश से ऋणावेश की ओर होती हैं। तो इसका मतलब कि धनावेश से, अगर मान लीजिए ऋणावेश कहीं दूर है, एकदम क्या है, कहीं दूर है, तो धनावेश से निकलेंगी तो दूर तक जाएंगी, इसका मतलब अनंत तक जा सकती है। ऋणावेश अनंत तक रखा गया है, तो धनावेश से निकलकर ऋणावेश अनंत तक जा सकती है। तो हमने एक गुण बता दिया कि ये धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। अब अगला कह रहा है कि अब सोचिए कि धनावेश से ऋणावेश पर समाप्त होती है, तो हम ये भी बात कर सकते हैं इसके गुण में कि वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं तो ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो लिख सकते हैं अगला गुण, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलती हैं, तो कहां पर समाप्त होती हैं? तो ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आई। वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलती हैं तो कहां पर समाप्त होती हैं? ऋणावेश पर। जैसे क्या, ये मान लीजिए हमारा ऋणावेश है, अनंत से आएंगी, क्या होंगी? अनंत से आएंगी और कहां पर समाप्त होंगी? तो कहां पर समाप्त होंगी? ऋणावेश पर समाप्त होंगी। ये अनंत से आ रही है वैद्युत बल रेखाएं, तो कहां पर समाप्त हो रही हैं? ऋणावेश पर समाप्त हो रही है। तो आपको 4 गुण हो गया। पांचवा गुण देखिए इसके वैद्युत बल रेखाओं के, पांचवा गुण देखिए क्या होता है। वैद्युत बल रेखाएं, अगर वैद्युत बल रेखाएं समान प्रवृत्ति को हो, क्या हो? समान प्रवृत्ति के हो। समान प्रवृत्ति मतलब ये भी धनावेश हो, ये भी धनावेश हो, दोनों पास पास रखी हो। मान लीजिए ये भी धनावेश आवेश है, ये भी धनावेश है, दोनों पास पर रखी है, तो इनका जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, वैद्युत रेखाएं निकलेंगी, तो क्या निकलेंगी? एक दूसरे से दूर भागेंगी। क्या भागेंगी? ये इधर भागेगी, ये इधर भागेगी। तो मान लीजिए अभी एक इधर भागेगी और एक इधर भागेगी, इसका मतलब कि इस तरह भागेगी, ये भी इस तरह भागेगी और ये भी इस तरह भागेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं, कह सकते हैं अगला गुण, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह लचकदार डोरी की तरह एक दूसरे से दूर भागती हैं, दूर
भागती हैं। तो 5 गुण हो गए हैं। पांचवा गुण क्या? वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह एक दूसरे से दूर भागती हैं। अभी हम बताए हैं कि दो समान आवेश हो, एक ये भी धन हो, दूसरा धन हो, तो धन होगा तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। इसका मतलब ये ऐसी लचकदार डोरी, जैसे लचकदार डोरी होती है इस तरह तरीके से, उसी तरह क्या होगे, ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा। तो इसी तरह हम क्या लिख दिए हैं, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह एक दूसरे से क्या भागती हैं, दूर भागती हैं। अगर मान लीजिए अगर दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हो, तब तब क्या हो सकता है, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो ये इधर भागेगा धनावेश ऋणावेश की तरफ, ऋणावेश धनावेश की तरफ। तो हम ये जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं में हमेशा धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, परंतु ऋणावेश से वैद्युत बल रेखाएं नहीं निकलती। इसलिए हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह निकलती हैं, लचकदार डोरी की तरह एक दूसरे से दूर भागती हैं। तो आप लोगों को वैद्युत बल रेखाओं के गुण बता दिए। पहला गुण, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण हमने बताया, वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं। तीसरा गुण हमने बताया, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और कहां पर समाप्त होती हैं, तो अनंत पर समाप्त होती हैं। चौथा गुण हमने बताया, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलती हैं तो कहां पर समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पांचवा गुण हमने बताया है कि जब वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह एक दूसरे से दूर भागती हैं। तो हमने इसका 5 गुण बता दिए। तो आप इसको जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक बताते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आप लोग लाइक वाइक करते रहिए, आप लोग कर नहीं रहे लाइक वाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तब सभी बच्चों कोने कोने तक भेज दीजिए, सभी लोग पढ़ें। देखिए, अगला टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, इंग्लिश में क्या? इलेक्ट्रिक डिपोल। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिपोल। ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? मान लीजिए आप लोग बाजार गए, आप लोग को बाजार भेज दिया गया। मान लीजिए पैसा लेके गए बाजार, अपने लिए क्या खरीदे? चप्पल खरीदे। आप लोग गए बाजार चप्पल खरीदने के लिए, तो आपको दुकानदार मान लीजिए एक दे दिया 7 नंबर, आपको मान लीजिए 7 नंबर का चप्पल हो रहा है, तो क्या दे दिया? 1 से 7 नंबर का दिया। दूसरा आपको 8 नंबर का दे दिया। तो बताइए, आप एक 7 नंबर का पहनेंगे, एक 8 नंबर का पहनेंगे, तो बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 7 नंबर वाला छोटा होगा, 8 नंबर वाला बड़ा हो जाएगा। तो आपको 2 दिया जा रहा है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए, अगर उसी की जगह पे आप ये 7 नंबर और 8 नंबर का लेंगे नहीं, चप्पल आप कैसा लेंगे? दोनों सेम नंबर का लेंगे, यही लेंगे ना। तो मान लीजिए सेम नंबर का आप चप्पल ले रहे हैं, सेम नंबर का, तो सेम नंबर का लेंगे, 7 नंबर का दोनों चप्पल लेंगे। लेकिन ये बताइए कि एक बाएं पैर का रहेगा, दूसरा किसका रहेगा? दाएं तरफ का रहेगा। एक बाएं पैर का लेंगे, देख दाएं पैर का लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप दाएं पैर का दोनों ही ले लेंगे, एक बाएं पैर का लेंगे, दूसरा दाएं पैर का लेंगे। अगर जब दाएं पैर का लेंगे और बाएं पैर का लेंगे, तो बताइए ये दोनों एक दूसरे से भिन्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक अलग तरीका से रहेगा, दूसरा अलग तरीका से रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समान, दोनों चप्पल 7 नंबर का समान साइज के होंगे, समान बराबर होंगे, लेकिन क्या होंगे, उनके देखने में, उनके थ्रू में भिन्नता होगी। दाया वाला बाया में नहीं होगा, बाया वाला दाया में नहीं होगा। इसका मतलब एक दूसरे से विपरीत होंगे। तो उसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव में देखिए, वैद्युत मतलब आवेश, वैद्युत का मतलब ही होता है आवेश, यानी आवेश की क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम वैद्युत कहते हैं।
हम आप लोगों को ये बता दिए पहले ही चैप्टर में, पहले ही हेडिंग बताए हैं। यानी आवेशों का अध्ययन किया जाता है वैद्युत में। तो वैद्युत का मतलब होता है हमारा क्या, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश। आवेशों का अध्ययन किया जाता है। द्वि मतलब क्या होता है, दो। ध्रुव मतलब क्या होता है, पोल। क्या मान लीजिए, पोल, यानी दो बिंदु। ध्रुव मतलब दो थे, एक इधर वाला एक इधर वाला, दो ध्रुव हो गया। आवेश दो ध्रुव, तो मतलब कि कहने का मतलब हो गया कि दो आवेश हो, यानी दो आवेश हो। कैसा हो, दो आवेश हो, एक धनावेश हो, दूसरा क्या हो, ऋणावेश हो। क्योंकि देखिए आप चप्पल लेने जाएंगे तो एक दाया पैर के लेंगे, एक बायां पैर के लेंगे। दाया पैर का बायां में नहीं होगा, बायां पैर का दाया में नहीं होगा, उल्टा पड़ेगा। इसलिए हम आवेश लेंगे तो एक धनावेश लेंगे, दूसरा ऋणावेश लेंगे। लेकिन आवेश ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आवेश ही ले रहे हैं। ये नहीं कि यहां पर आवेश ले रहे हैं तो यहां पर बल ले रहे हैं, यप ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। दोनों क्या ले रहे हैं, आवेश ही ले रहे हैं। मतलब दोनों 7 नंबर ही ले रहे हैं, दो 7 नंबर का चप्पल ले रहे हैं। लेकिन एक दाया ले रहे हैं, एक बाया, यानी विपरीत प्रकृति के ले रहे हैं, एक दूसरे से भिन्न ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं। तो ये वैद्युत ध्रुव यही होता है कि जब दो समान आवेश, जब दो समान आवेश एवं विपरीत प्रकृति के, या विपरीत, दो समान आवेश विपरीत प्रकृति के अल्पतम दूरी पर, कितना, ये मान लीजिए कितना दूरी पर, अल्पतम दूरी पर रखा गया हो, इनमें बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया, यानी दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के, दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हो, जिनको हम अल्पतम दूरी पर रखा जाए। इन आवेशों के बीच बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। देखिए, जब दो बराबर परंतु विपरीत, परंतु क्या, विपरीत आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश हो, जिनको अल्पतम दूरी पर रखा हो, तो इनमें बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो क्या बोले, जब दो बराबर परंतु क्या हो, विपरीत आवेश हो, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश हो, जिनको अल्पतम दूरी पर रखा हो, तो इनमें बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कह सकते हैं, दो विपरीत बराबर आवेश हो, विपरीत प्रकृति के हो, और कहां पर रखे हो, कुछ दूरी पर, अल्पतम दूरी पर रखे हो, इनमें जो बना निकाय होता है, इन आवेशों के बीच जो बना निकाय होता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए, जैसे उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में देखिए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम देखते हैं H प्लस होता है, H धनायन होता है, और Cl क्या होता है, ऋणायन होता है, यानी माइनस होता है। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, NaCl, क्या लेते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक। इसमें क्या होता है, Na प्लस होता है हमारा, Cl माइनस होता है। कैसे होता है, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो हम
सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 क्या होगा 7 होगा। तो मतलब सोडियम का अष्टक पूरा होने में 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और क्लोरीन की अष्टक पूरा होने में 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यहां पर सोडियम अगर इसको उधार लेना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको कर्जा कितना लेना पड़ेगा ज्यादा लेना पड़ेगा। और क्लोरीन के कर्जा कितना लेना पड़ेगा यानी कम लेना पड़ेगा। तो इस आसान बनेगा यही कि सोडियम हम जानते हैं कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है तो क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, और 4 इलेक्ट्रॉन से अगर किसी का बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक है तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, यानी ग्राही हो जाता है, ग्राह कर लेता है। तो बात समझ में आई। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो 2 8 8 यानी इसका अष्टक भर गया। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 2 8 हो जाएगा इसका भी अष्टक। इसलिए क्या होता है जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को देता है क्लोरीन को तो ये देता है तो ये क्या होगा धनी आदमी होगा यानी धनायन होगा। और क्लोरीन क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, जब उधार लेगा तो इसका मतलब ऋणी होगा कर्जदार होगा। तो सोडियम क्लोरीन क्या होता है माइनस होता है। इसलिए हम कह सकते हैं सोडियम यानी प्लस होता है Cl माइनस होता है। तो किसके उदाहरण है तो वैद्युत द्विध्रुव की। देखिए इसमें 2 ध्रुव है, एक धनावेश एक ऋणावेश, और ये इनके बीच कितनी दूरी होती है तो अल्पतम दूरी होती है, एकदम अल्पतम दूरी होती है, एकदम नाजुकी दूरी होती है, एकदम बहुत कम होती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको वैद्युत द्विध्रुव। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया तो जल्द से नोट कर लीजिए। फिर हम आप लोगों को अब अगली क्लास में मिलेंगे। आज का क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं, फिर अगली क्लास में इसी ताजगी और टॉपिक के साथ अच्छे टॉपिक के साथ फिर क्लास में जुड़ेंगे। तो जय हिंद जय भारत।